नमस्कार बच्चों। आज हम एक नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है ल्हासा की ओर। इसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। बच्चों, राहुल सांकृत्यायन जो थे वो बहुत ही घुमक्कड़ स्वभाव के व्यक्ति थे। उनको देश विदेश की यात्रा करना बहुत पसंद था। तो ये पाठ जो उन्होंने लिखा ये भी उनकी एक यात्रा का ही वृत्तांत है। तो ल्हासा की ओर एक यात्रा वृत्तांत है। आइए सबसे पहले हम राहुल सांकृत्यायन का जीवन परिचय पढ़ें। राहुल सांकृत्यायन का जन्म सन 1893 में गांव पंदहा, ज़िला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका मूल नाम केदार पांडे था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। उन्हें महापंडित कहा जाता था। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। ल्हासा, बच्चों आपने पहले नाम सुना होगा। ल्हासा तिब्बत की राजधानी है। तिब्बत बहुत ही खूबसूरत शहर है और यहाँ की संस्कृति भी बहुत ही खूबसूरत है। भारत के मानचित्र से हम देख पा रहे हैं कि तिब्बत की दूरी कितनी है और तिब्बत के पड़ोसी देशों में भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और चीन, ये सारे तिब्बत के पड़ोसी देश हैं। यहाँ की संस्कृति आपको इस चित्र से देखने को मिलेगी और खूबसूरती भी। पहले चित्र में एक खासियत है कि आपको यहाँ पर कुछ रंगीन पताकाएं दिखेंगी, यानी झंडे लगे हुए हैं। तो किसी भी पहाड़ी इलाके में जब आप जाएंगे तो आपको ऐसी पताकाएं दिखेंगी। इसका संकेत है कि यहाँ खुशी का माहौल है, कोई उत्सव मनाया जा रहा है। और यदि यहाँ रंगीन पताकाओं के बजाय सफ़ेद पताकाएं होती तो उसका यह संकेत है कि वहाँ कोई शोक मनाया जा रहा है। तो सबसे पहले हम इस पाठ में आए कठिन शब्दों को देखेंगे जिससे पाठ को समझने में आपको आसानी होगी। सबसे पहला शब्द व्यापारिक, व्यापार से संबंधित। चौकी, सुरक्षा के लिए बनाया गया ठिकाना। पलटन, पलटन यानी सेना। बसेरा, रहने की जगह। आबाद, जहाँ लोग रहते हैं। परित्यक्त, परित्यक्त यानी त्यागा हुआ, छोड़ा हुआ। राहदारी, यात्रा या रास्ते का कर, जो हम रास्ता पार करने के लिए टैक्स देते हैं वो। भद्र, भद्र यानी सभ्य। दुरुस्त, दुरुस्त यानी ठीक। छंग, छंग यानी नशा करने वाला पेय, जिसको पीने से नशा होता है। विकट, विकट यानी कठिन। निर्जन, निर्जन यानी सुनसान। डांडा, डांडा यानी किसी भी पहाड़ी इलाके की कोई ऊंची ज़मीन या पर्वत श्रेणी। पड़ाव, पड़ाव यानी ठहरने का स्थान। कंडा, कंडा यानी गोबर का बना हुआ उपला। यजमान, यजमान यानी ब्राह्मणों से धार्मिक कृत्य कराने वाला व्यक्ति। थुक्पा, थुक्पा एक विशेष प्रकार का खाद्य पदार्थ होता है जो कि पहाड़ी इलाकों में बनाया जाता है। गंडा, गंडा यानी मंत्र फूंक कर बनाया गया गांठ युक्त कपड़ा, जो आपको अक्सर मंदिर में दिखेंगे। भरिया, भरिया यानी भारवाहक। जब हम पहाड़ी इलाके में जाते हैं तो चढ़ाई करने में दिक्कत आती है तो हम भरिया की सहायता लेते हैं। ललाट, ललाट यानी माथा या मस्तक। भिक्षु, भिक्षु यानी साधु,
सन्यासी। हस्तलिखित यानी हाथ से लिखा हुआ। पोथी, पोथी यानी छोटी पुस्तक। तो आइए हम पाठ का सारांश पढ़ते हैं। पाठ तो काफ़ी लंबी है, लेकिन हम इसका सारांश देखेंगे, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। ल्हासा की ओर नामक पाठ लेखक की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। उन्होंने 1929 से 30 में नेपाल के रास्ते यह यात्रा की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति न होने के कारण लेखक ने यह यात्रा भिकमंगे के छद्मवेश में की। छद्मवेश यानी भेष बदल कर की थी। इस पाठ में उन्होंने ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्ते का रोचक वर्णन किया है। इससे तिब्बती समाज के बारे में अनेक जानकारी मिलती है। लेखक ने तिब्बत की अपनी यात्रा नेपाल तिब्बत के मार्ग से की थी, क्योंकि तब फरी कालिम्पोंग का रास्ता नहीं खुला था। इसी रास्ते से हिंदुस्तानी वस्तुएं भी तिब्बत जाती थीं। यह व्यापारिक तथा सैनिक रास्ता था। इस पर जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हैं, जिनमें चीनी सेना रहती थी। कुछ किलों में किसानों ने अपना डेरा जमा लिया था। लेखक ऐसे ही परित्यक्त किले के पास चाय पीने के लिए रुका था। तिब्बत के यात्रियों के लिए कुछ अच्छी बातें हैं, तो कुछ तकलीफ़ें भी। यानी तिब्बत में जाने वाले जो यात्री हैं, उनको कुछ अच्छी बातें भी देखने को मिलेंगी तिब्बत की, और कुछ तकलीफ़ें भी झेलनी पड़ेंगी। यहाँ जाति पाति, छुआछूत, पर्दा प्रथा जैसी कुप्रथा नहीं है। लोग अपने घरों को खुला रखते हैं। यहाँ की बहुएं या उनकी सासें यात्रियों को या अपरिचितों को भी चाय बनाकर दे देती हैं। यदि यात्रियों को कुछ संदेह हो तो वे अपनी चाय खुद भी बना सकते हैं। इस परित्यक्त चीनी किले से चाय पीकर जब लेखक चलने लगा, तो उसने राहदारी मांगने वाले व्यक्ति को दोनों चीटें दे दी। चीटें दे दी यानी जो पर्चियाँ थी राहदारी की, वो चीटें उस व्यक्ति को लेखक ने दे दी। थोंगला, जो कि वहाँ का एक प्रदेश है, बड़ी चढ़ाई पे है ये। थोंगला के आखिरी गांव में उसे मित्र सुमति के जान पहचान के लोग मिले। सुमति जो है वो एक बौद्ध भिक्षु था, जो लेखक का मित्र था। तो इस कारण लेखक को ठहरने की अच्छी जगह मिल गई। 5 साल बाद लेखक जब भद्र यात्री के वेश में घोड़े पर सवार होकर आया था, तब उसे जगह नहीं मिली और उसे एक निर्धन झोपड़े में रात बितानी पड़ी। अब लेखक को सबसे विकट डांडा थोंगला पार करना था, जो कि काफ़ी ऊंचाई पर था। 16-17 हजार फीट ऊंचाई पर स्थित ये डांडे सबसे खतरनाक जगह हैं। उनके आसपास कोई गांव नहीं होता है। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण दूर तक आदमी नहीं दिखते हैं। यहाँ किसी की हत्या हो जाए तो पुलिस या खुफिया विभाग कोई चिंता नहीं करता है। वहाँ कोई हत्या का गवाह भी तो नहीं मिलता है। यह डाकुओं के लिए अत्यंत सुरक्षित जगह है। डाकू आदमी को पहले मारते हैं, फिर लूट के लिए माल खोजते हैं। हथियार का कानून न होने के कारण लोग हथियार लेकर घूमते हैं। तिब्बत में एक बात और है कि वहाँ हथियार का कानून नहीं है। कोई भी हथियार लेके घूम सकता है। डाकू यदि जान से न मारे तो उन्हें अपनी ही जान का खतरा रहता है। लेखक और उसके साथी भिकमंगों के वेश में थे। जान का खतरा होते ही वे भीख मांगने लगते थे। पहाड़ पर सामान के साथ चलना कठिन था, इसलिए लेखक ने 2 घोड़े कर लिए और चलते गए। दोपहर तक वे डांडे पर पहुँचे तो 17-18 हजार फीट ऊंचा था। यहाँ का वातावरण मनोरम था। दोनों ओर पहाड़ थे।
इनमें कुछ पर बर्फ थी तथा कुछ पर न बर्फ थी न हरियाली। सबसे ऊंचे स्थान पर देव स्थान था, जिसे कपड़े तथा इंडियों से सजाया गया था। लेखक को अब उतराई की ओर चलना था। उसके साथ उसके एक दो साथी और चल रहे थे, पर वे सब बिछुड़ गए क्योंकि लेखक का घोड़ा धीरे चलने लगा था। लेखक उन सबसे बहुत ही पीछे रह गया। इसी बीच वह रास्ता भटक कर कहीं और चला गया, फिर वापस रास्ते पर लौटकर आया। वे अब तिंगरी के मैदान में थे। तिंगरी एक और जगह है वहाँ की, जो कि पहाड़ों से घिरा टापू था। सामने एक छोटी सी पहाड़ी दिखाई पड़ती थी जिसका नाम तिंगरी समाधि गिरी था। समाधि यानी किसी बौद्ध भिक्षु की समाधि थी वहाँ, और जो कि पहाड़ पर था। गिरी मतलब पहाड़। यहाँ भी सुमति के यजमान थे। यजमान बच्चों, जब हम घर में कोई पूजा पाठ कराते हैं तो एक कोई निर्दिष्ट ब्राह्मण होता है जिसके द्वारा हम कराते हैं, और वो ब्राह्मण के लिए हम यजमान हुए। वे यजमानों के यहाँ जाना चाहते थे। बोध गया से लाए गंडे खत्म होने पर किसी भी लाल कपड़े का गंडा बनाकर बांटना शुरू कर देते थे। लेखक ने उन्हें ऐसा करने से रोका। लेखक को भरिया न मिल पाने के कारण सामान लेकर स्वयं चलना पड़ रहा था। तिब्बत की कड़ी धूप में 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चलने से गर्मी लग रही थी। सुमति अपने एक यजमान से मिलना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। शेखर विहार एक मठ है बच्चों तिब्बत में। तिब्बत की ज़मीन ज़मींदारों में बटी है, जिनका ज़्यादा हिस्सा मठों के पास है। जागीरदार मज़दूरों से बेगार में खेती कराता है। बेगार में यानी बिना पैसा दिए। खेती की देखरेख के लिए भिक्षु भेजे जाते हैं तो राजा से कम नहीं होते हैं। शेखर की खेती के मुखिया लेखक से मिले। वहाँ एक सुंदर मंदिर था। उसमें कुंजर की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी थी। हस्तलिखित जैसा मैंने बोला कि हाथ से लिखी हुई पोथियाँ। एक एक पोथी का वजन 15-15 सेर था। इतनी भारी थी, जिसे लेखक पढ़ने में लग गए। इसी दौरान सुमति ने आसपास अपने यजमानों से मिलकर आने के लिए लेखक से पूछा, जिसे लेखक ने मान लिया। दोपहर तक सुमति वापस आ गए। चूँकि तिंगरी वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए उन्होंने अपना सामान पीठ पर उठाया और नमसे से विदा लेकर चल दिए। तो ये थी ल्हासा की ओर पाठ का सारांश। उम्मीद है कि आप सबको ये पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया।